संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान का शुक्रवार को निधन हो गया। भारत ने यूएई के राष्ट्रपति के निधन पर देश में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। एक दिन के राजकीय शोक के दौरान सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया है और मनोरंजन का कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम आज नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि वे एक महान राजनीतिक एवं दूरदर्शी नेता थे, जिनके मार्गदर्शन में भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध समृद्ध हुए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं महामहिम शेख खलीफा बिन जायद के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी हूँ। वे एक महान राजनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी नेता थे, जिनके मार्गदर्शन में भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध समृद्ध हुए। भारत के लोगों की हार्दिक संवेदनाएं संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके में जो कि मुंडका है और मेट्रो स्टेशन के पास है, इसकी 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार शाम को आग लगने से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य झुलस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई कई लोगों की मौत पर दुख और संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है, दिल्ली में भीषण आग की घटना में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। इस हादसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस हृदय विदारक घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि असीम पीड़ा की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में जितनी प्रोएक्टिव स्टार्टअप नीति है, उतना ही परिश्रमी स्टार्टअप नेतृत्व भी है। देश एक नई युवा ऊर्जा के साथ विकास को गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति के तहत जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नया करने की, नए आइडियाज से समस्याओं के समाधान की ललक जो है हमेशा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से जितना प्रोत्साहन, जितना समर्थन पहले के दौर में हमारे युवाओं को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में प्रमुख पार्श्व गायक मानो को घंटाशाला स्मृति पुरस्कार प्रदान किया है। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि मानो ने न केवल एक गायक के रूप में बल्कि एक अभिनेता, टीवी शो होस्ट, जज, संगीत निदेशक और डबिंग कलाकार के रूप में भी अपनी प्रतिभा साबित की है। और कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर उदयपुर में शुरू हो गया। नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में बड़े सुधार की बात की। उन्होंने नेताओं का आह्वान किया कि वे विशाल सामुदायिक प्रयासों के जरिए पार्टी में नई जान फूकें, क्योंकि अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि चिंतन शिविर हमें ये अवसर देता है कि हम देश के सामने खड़ी उन चुनौतियों पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि शिविर में राष्ट्रीय मुद्दों और संगठन पर बोल्ड चिंतन होगा। नीट पीजी 2022 परीक्षा तय समय पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की याचिका पर नीट पीजी 2022 परीक्षा स्थगित करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि विलंब करने से डॉक्टर्स की अनुपलब्धता होगी और मरीजों को देखभाल पर गंभीर असर भी पड़ेगा। पीठ ने यह भी कहा कि परीक्षा स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी। साथ ही छात्रों के एक बड़े वर्ग पर इसका असर भी पड़ेगा, जिन्होंने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया हुआ। एचएस प्रणय के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से हराकर थॉमस कप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम इससे पहले 1952, 1955 और 1979 में सेमीफाइनल में पहुंची थी। भारत का खिताब के लिए रविवार को होने वाले फाइनल में इंडोनेशिया से मुकाबला होगा। और राष्ट्रीय खबरों को जानने के बाद आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर कश्मीरी पंडितों में भारी आक्रोश है।
350 सरकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार को हत्या के विरोध में इस्तीफा दे दिया। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने राहुल भट्ट की हत्या की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहुल भट्ट के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन जम्मू में राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बेटी की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। भट्ट को आतंकवादियों ने बृहस्पतिवार को बडगाम जिले के चदूरा कस्बे में गोली मारी थी। हमले में मारे गए सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की बस में धमाके के बाद आग लग गई। आधार शिविर कटड़ा से 3 किलोमीटर की दूरी पर चलती बस में आग लगने से 4 श्रद्धालुओं की जलकर मौत हो गई। 24 अन्य श्रद्धालु बुरी तरह से झुलस गए। कटड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आतंकी घटना से साफ तौर पर इनकार किया है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर का सच सामने लाने के लिए अदालत के आदेश पर आज सुबह 8 बजे से सभी पक्षों की मौजूदगी में सर्वे की कार्यवाही शुरू होगी। सर्वे की कार्यवाही से पहले शुक्रवार को एसीपी चेतगंज कार्यालय में पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी ने अधिवक्ता आयुक्त की मौजूदगी में हिंदू व मुस्लिम पक्ष के बीच बैठक की है। पंजाब पुलिस ने अपने मोहाली कार्यालय में आरपीजी हमले के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की सांठगांठ की ओर इशारा किया है। पुलिस महानिदेशक वीके भावरा ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि छठा आरोपी एक अन्य मामले में पुलिस हिरासत में पहले से है। और अब खबरें दुनिया भर से। रूसी सेना ने एक बार फिर पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र में हमले बढ़ा दिए हैं। रूस ने चेरनीव पर हमला किया और स्कूलों को निशाना बनाया। इस बीच काला सागर में यूक्रेनी नौसैनिक बलों ने एक हफ्ते में रसद पहुंचाने वाले रूसी जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज से 16 मई तक जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। ब्लिंकन नाटो विदेश मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक में हिस्सा लेंगे। वो पेरिस सैंक्ले फ्रांस में यूएस ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। यूक्रेन में भारतीय दूतावास 17 मई 2022 से कीव में अपना परिचालन फिर से शुरू कर देगा। बता दें कि 13 मार्च 2022 को भारत ने अपने दूतावास को अस्थायी रूप से वारसा में स्थानांतरित कर दिया था। बता दें कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से लगातार जारी है। पिछले महीने ट्विटर खरीदने की घोषणा कर चर्चा में आए टेस्ला चीफ एलन मस्क ने ये घोषणा की है कि फिलहाल $44 अरब की ट्विटर डील को होल्ड पर डाल रहे हैं। मस्क ने अपने ट्वीट में कहा कि स्पैम और नकली अकाउंट्स पर स्थिति साफ न होने के कारण ये डील फिलहाल रोक दी गई है। कोरोना अब उत्तर कोरिया में तेजी से कहर बरपा रहा है। रोज संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक राज्य मीडिया के हवाले से बताया गया है कि उत्तर कोरिया में कोविड-19 के कारण बुखार से 21 और लोगों की मौत हो गई है। साथ ही लाखों लोगों में बुखार के लक्षण पाए जाने के बाद आइसोलेट में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। और नजर आज की गतिविधियों पर।